हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम रिफ्रैक्शन के टॉपिक पे बात करेंगे और रिफ्रैक्शन में भी एक स्पेसिफिक टॉपिक जिसका नाम है एपरेंट डेप्थ एंड नॉर्मल शिफ्ट। आपने फ़िश और बर्ड वाली प्रॉब्लम्स के बारे में काफ़ी पढ़ रखा होगा, ये उसी के बारे में बात आती है। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। और कई सवाल आपके चाहे वो जेई के हों, ठीक है, आईआईटी के या फिर बोल सकते हैं मेंस के, और नीट में भी कई बार आ चुके हैं। तो इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं और करना क्या है ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको करना सिर्फ इतना सा होता है कि आपके पास में जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक मीडियम और ऑब्जर्वर किसी दूसरे मीडियम में होता है और इनके बीच में कोई प्लेन बाउंड्री है, ठीक है, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ का फ़ायदा उठता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये ऐसी है हमारे पास में, इफ़ ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज़ इन वन मीडियम, ठीक है, ये किसी एक मीडियम में है, एंड एन ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहेगा, ठीक है, इज़ इन अदर मीडियम, ठीक है, इज़ इन अदर मीडियम, ठीक है, एंड देर इज़ अ प्लेन बाउंड्री, ठीक है। इनके बीच में क्या है, देर इज़ अ प्लेन बाउंड्री, ठीक है, इनके बीच में प्लेन बाउंड्री है। द एग्जाम्पल विद फिगर देखते हैं। ये रहा आपके पास में एक मीडियम और ये रहा दूसरा मीडियम। मान लेते हैं आपके पास में ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, ठीक है, पहुँचेंगी, ये नॉर्मल है आपके पास में, ये कुछ एंगल आई बनाएगा और ये कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा कुछ एंगल बना के, यहाँ का और यहाँ का आपके पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो स्नेल्स लॉ आप लगाते हैं, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, μ1 sin i इज इक्वल्स टू μ2 sin r, ठीक है, एक सिंपल फिनोमेना है, इसी पे ये टॉपिक आधारित है, ठीक है। आइए इसको डिटेल में चलते हैं और अब शुरू करते हैं इसको 3 केस में। पहला केस बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहला केस अगर हमने कहा कि इफ़ ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ हो, डेंसर मीडियम में हो, ठीक है, मैंने लिख दिया इज़ इन डेंसर मीडियम, ठीक है, एंड ऑब्जर्वर जो होगा, ऑब्जर्व जो कर रहा होगा, ऑब्जर्वर इज़ इन रेयर मीडियम, माने आपके पास में ये फिश और ये बर्ड वाला केस आ गया, ठीक है। इस केस पे बात करते हैं, तो डायग्राम के साथ में चलें। तो यहाँ पर आपके पास में ये सरफेस है, ये आपके पास में इसका सरफेस है वाटर की, और ये है बॉटम ऑफ द वाटर, ठीक है। जैसे अगर आप एग्जांपल लें, चाहे तो फिश वाला एग्जांपल ले लें, चाहे सिक्के वाला एग्जांपल ले लें, कि आपने पास में बाल्टी है और बाल्टी में आपके पास में सिक्का है, तो सिक्का एक्चुअली बहुत नीचे होगा, ठीक है, पर हमको दिखेगा कहाँ, ऊपर, ये कंडीशन है। तो आपके साथ में यहाँ ये बात कर रहे हैं, चाहे आप कॉइन की बात कर लें एग्जाम्पल में जो आपको रिलेट लगे, या फिश या फिर बर्ड की बात कर लें, चलिए कॉइन की बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास में क्या आएगा, सोचो, नॉर्मल आएगा, और यहाँ पर ये एक्चुअल डेप्थ है, यहाँ पर है, पर ऑब्जर्वर क्योंकि वो बाहर है, ठीक है, मान लेते हैं हम ही हैं, जो बाहर है उसको ये इस एक्चुअल डेप्थ पे नहीं दिखेगा, कुछ ऊपर दिखेगा, ठीक है। और कैसे दिखेगा उसी के ऊपर बात करते हैं। तो आइए ज़रा चर्चा करें और यहाँ से रेज निकालें, क्योंकि जहाँ ऑब्जेक्ट होगा वहीं से रेज निकलेंगी, और ये रेज निकली और हमने मान लिया, ठीक है, कि भी ये तो वाटर है, ठीक है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया अभी μ1, और बाहर क्या है, एयर है, और इसका हमने मान लिया 1, ठीक है, इसका तो है μ और इसका है 1, क्लियर है। ये आपके पास में पूरा वाटर भरा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा, ये है वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब शुरू कर रहे हैं इसको कि हमको क्या दिख रहा है। तो देखिएगा ये आपके पास में कौन सा मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, और वाटर क्या होगा, वाटर इज़ अ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम से जब भी रेस रेयर की तरफ जाती हैं तो क्या होती हैं,
भाई नॉर्मल से दूर चली जाती हैं, नॉर्मल से दूर चली जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास में ये जो रेज़ है इसको ही देखो और इसी को पढ़ो कि ये हमारे पास में आँखें हैं इस ऑब्जर्वर की, ये ऑब्जर्व क्या करेगा, ये रेज़ इसकी तरफ आ रही हैं और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये बनेगा। इसको अगर मैं पीछे बना दूँ, जब मैं इसको पीछे बनाऊँगा तो मालूम पड़ेगा कि उसकी एपरेंट पोजीशन ये होगी। ठीक है, माने यहाँ पर ये ऑब्जर्वर जो होगा ये इस इमेज को यहाँ दिखेगा, माने ये आपके पास में एपरेंट डेप्थ आएगी। ठीक है, और ये जितने भी आपके पास में डिस्टेंसेस नपे हैं ये फ्रॉम सरफेस है। ठीक है, फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर से नापे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो हमको क्या दिखेगा, ये दिखेगा। और शिफ्ट कितना हुआ, ये हुआ x, ये क्या कहलाएगी, नॉर्मल शिफ्ट। क्या कहलाती है, नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर है, यही काम करना है। तो ये r है, ये I है, तो ये भी r होगा क्योंकि ये नॉर्मल, ये नॉर्मल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी है कि आप जब भी इसको सॉल्व करते हो तो पैराक्सियल रेस की तरह से सॉल्व करते हो। पैराक्सियल रेस का मतलब ये है कि एंगल्स बहुत छोटे हैं। ठीक है, एक बात तो ये है, ये डिस्टेंस मैंने p मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ये मान लिया था, ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी, ये मान लेते हैं पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये कंडीशन दे रखी है। अब आप इसमें काम कीजिए, क्योंकि रेस कैसी है, पैराक्सियल्स, तो हम कह सकते हैं एंगल I एंड एंगल R आर वेरी स्मॉल, आर वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल है। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि दैट इज़ हम कह सकते हैं कि साइन I लगभग tan I को बोल सकते हैं, और इसी तरह से साइन R लगभग हम tan R बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस ही डायग्राम में देखें तो tan I कितना होगा, देखो आप, ये P है और ये आपके पास में एक्चुअल है, तो P अपॉन एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, इसी तरह से tan R देखो आप, tan R क्या होगा, P अपॉन दिस मच अपरेंट डेप्थ, तो P अपॉन अपरेंट डेप्थ। और ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे आप स्नेल्स लॉ लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो। ठीक है, तो अप्लाई स्नेल्स लॉ, सिंपल है, क्या था, μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R। डायग्राम में देखो आप, ठीक है, क्या आया, ये रहा आपके पास में एंगल I और ये रहा एंगल R। ठीक है, कहाँ है, ठीक है, ये एयर में और ये वाटर में। क्लियर है, पुट कर देते हैं। तो μ1 कितना है, वो तो म्यू है, वाटर है, और यहाँ पर साइन की जगह हमने क्या लिख दिया, 10, तो P अपॉन दिस मच, एंड यहाँ पर म्यू की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, म्यू की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा P अपॉन डी एपरेंट। क्या लग रहा है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास में जो बचा फॉर्मूला कि डी एपरेंट जो होगा वो क्या होगा, डी एक्चुअल अपॉन म्यू, डी एक्चुअल अपॉन म्यू, माने आपके पास में ये म्यू की कंडीशन आ गई, ये म्यू की कंडीशन आ गई। माने यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये हमको उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, और कितना उठा हुआ दिखेगा, ये हमारे पास में अपरेंट डेप्थ में इतना दिखेगा। मैं डायग्राम दोबारा से क्लियर बना दूं तो आपको ये ध्यान रहेगा समझने में कि आखिर हम बना क्या रहे हैं। हम ये बना रहे हैं कि नॉर्मल है और ये आपके पास में रेस गई, और क्योंकि ये रेयर मीडियम की तरफ जा रही थी तो ये थोड़ी सी डेंसर से रेयर की तरफ फैल गई। ये μ1 है, ये आपका μ2 है, और यहाँ से आप इसको देख रहे हो। तो ये कंडीशन आई आपके पास में कि ये पॉइंट A है, ये B है, ये P है, इनके बीच का डिस्टेंस ये आपके पास में कितना आया, ये था एक्चुअल डेप्थ, और ये क्या है, एक्चुअल डेप्थ अपॉन म्यू, माने ये है डी एपरेंट, और ये क्या होगा, ये शिफ्ट होगा, कितना शिफ्ट हो गया बॉटम से। तो हम बोल सकते हैं नॉर्मल शिफ्ट कितना हुआ, सोचो, x इक्वल टू A एक्चुअल, ठीक है, A एक्चुअल माइनस A एपरेंट। ठीक है, तो ये कितना होगा, A एक्चुअल माइनस A एक्चुअल बाय म्यू। क्लियर है, A एक्चुअल, और
x आ गया हमारे पास में a एक्चुअल 1 माइनस 1 बाय म्यू। ठीक है, ये एक कंडीशन आ गई। ध्यान रहेगा आपको कि ऑब्जेक्ट तो यहाँ था और इमेज यहाँ बनी। तो जब हम रेयर मीडियम से देख रहे हैं तो हमको ये उठा हुआ दिखता है। कितना उठा हुआ दिखता है? इतना उठा हुआ दिखता है। ठीक है, पर मैंने यहाँ पर क्या मान रखा था? एयर। यहाँ क्या मान रखा था? वाटर। पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये एयर हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हमेशा ये एयर हो। तो ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, ये कितना था? μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r। ठीक है, तो μ1 और यहाँ पर कितना आया था? p अपॉन, देखो कितना आया था। ठीक है, ये आया था आपके पास में ये p अपॉन दिस मच और p अपॉन ये एपरेंट। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि μ1 बटा μ2 दिस इज इक्वल्स टू दिस एक्चुअल अपॉन एपरेंट। तो एपरेंट डेप्थ का मतलब ये हो गया कि आपके पास में μ2 बाई μ1 इंटू दिस एक्चुअल डेप्थ भी लिख सकते हैं। इजी है। आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ रही होगी। मैं इसको एक सवाल से समझाता हूँ, आपको फटाफट समझ में आएगा। ठीक है, कि कब कहाँ क्या अप्लाई करना है। ठीक है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर आप रेयर से देख रहे हो तो चीज़ें उठी हुई पास नज़र आएंगी। ठीक है, मान लेते हैं ग्लास क्यूब दे रखा है। ठीक है, एक ग्लास क्यूब दे रखा है। ठीक है, हैविंग अ बबल। ठीक है, हैविंग अ बबल ऑफ एयर इनसाइड। ठीक है, इफ इट इज सीन फ्रॉम वन surface, it reads 6 centimeter, and if observed from opposite surface, its reading is 4 centimeter. Find पहला लोकेशन या पोजीशन ऑफ बबल, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ग्लास। ठीक है, ये है। अच्छा, गिवन क्या है? गिवन ये है कि साइड जो दे रखी है, साइड ऑफ क्यूब, वो है आपके पास में 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। मैं डायग्राम बता देता हूँ, आपके पास में सवाल पढ़ने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये क्यूब है, क्यूब का सामने का सरफेस है। ठीक है, ये आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यहाँ आपके पास में एक बबल है। ठीक है, तो आपने करना ये है कि जब आपने इस बबल को देखा तो ये आपके पास में इसका फेस ऊपर वाला 1 है और ये फेस 2 है। ठीक है, इतना है। अब इसको सॉल्व करना है। अब क्या करोगे? सॉल्व करना है। सोचो, ज़रा सोचो। तो एक्चुअली ये कुछ x डिस्टेंस पे होगा इस सरफेस से, तो ये कितना होगा? ये आपके पास में इतना होगा। माने ये क्या है? ये d एक्चुअल है। क्लियर है? ये इसका d एक्चुअल है। ठीक है, तो ये क्या होगा? ये नीचे वाली सरफेस के लिए ये d एक्चुअल होगा 15 माइनस x। क्लियर है? ये है। आपको एपरेंट क्या दिख रहा है? ध्यान दो, जब आप इसको इस सरफेस से देख रहे हो, ठीक है, इस सरफेस से देख रहे हो, तो आपको दिख कहाँ रहा है? ये कुछ 6 सेंटीमीटर यहाँ दिख रहा है। और जब आप इस सरफेस से देख रहे हो तो ये कहाँ दिख रहा है? ये आपको 4 सेंटीमीटर दिख रहा है। माने ये आपको एपरेंट डेप्थ मिल रही है। क्लियर है? तो आप सर सोचो कि इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो म्यू है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? यहीं रखा है। इसका मतलब μ1 तो कितना हुआ आपके पास में? μ1 तो म्यू ही हुआ। ठीक है, μ1 कितना हुआ? सोचो, म्यू हुआ। और μ2 कितना हुआ? 1। इस केस में भी μ2 कितना हुआ? 1। और आपको मालूम है कि एपरेंट डेप्थ जो होता है वो एक्चुअल अपॉन म्यू है। एक्चुअल अपॉन म्यू है। तो पहला केस देखो, फॉर
फेस 1, एपरेंट डेप्थ कितनी है 6 है, एक्चुअल कितनी ली है x है, ठीक है, और आपको म्यू नहीं मालूम है, ये पहली कंडीशन। फॉर फेस 2 देखो, ठीक है, ज़रा फेस 2 देखो, एपरेंट कितनी है 4 बोलो, और ये कितना आएगा 15 माइनस एक्स अपॉन म्यू, इतना ही आएगा। क्लियर है, ठीक है, इतना आ गया आपके पास में, ठीक है। तो अब आप क्या करो, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से आप इसको सॉल्व कैसे करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 6/4 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 15 माइनस एक्स, तो ये आ गया आपके पास में 3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 माइनस 3x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 5x इक्वल्स टू 45, तो x इक्वल टू कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये 9 सेंटीमीटर होगा और ये कितना होगा, ये आपके पास में कितना रह जाएगा, 15 में से 9 गए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो x बताना था कि किसी एक सरफेस से हम बता देते हैं कि यहाँ से इस क्यूब से आखिर ये जो बुलबुला है, बबल है, वो कितना होगा, ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बहुत आसान है, पुट कर दीजिए, कितना था 6 इक्वल्स टू एक्स अपॉन म्यू है, ठीक है, एक्स अपॉन म्यू है। अब आपके पास में एक्स आ चुका है तो म्यू कितना आया, ठीक है, म्यू आ जाएगा 9/6 माने 3/2 माने 1.5, म्यू आ गया आपके पास में 1.5। ईजी है, तो आपके पास में कहीं से भी कैलकुलेट किया जा सकता है, आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए और कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले केस पे, ठीक है, आइए ज़रा अगले केस पे बात करें, केस बी, कि अगर हमसे बोला जाए कि अब आपके पास में ऑब्जेक्ट जो डेंसर में था, माने मछली वाला ये कॉइन वाला केस था, अब उल्टा हो जाए, ऑब्जेक्ट काय में आ जाए, रेयरर में आ जाए, और ऑब्जर्वर कहाँ आ जाए, डेंसर में आ जाए, ठीक है। तो क्या सिचुएशन बनती है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप काम कीजिए, रेयरर वाला और डेंसर वाला केस में अब हम क्या करते हैं, रेयरर वाला ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं बर्ड, ठीक है, और डेंसर को ले लेते हैं फिश, ठीक है, और इसको पढ़ते हैं। तो अब डायग्राम दोबारा देखते हैं और पूरी सिचुएशन को ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लो, ठीक है, यहाँ पर ये समझ लो कि मैंने ये नॉर्मल बनाया, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये आपका नॉर्मल है। अब आपके पास में है क्या, ये आपके पास में एक चिड़िया है जो इस सरफेस से एक्चुअली इतनी ऊपर है, ठीक है, ये एक्चुअल डिस्टेंस है। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया आपके पास में, तो ऑब्जेक्ट हो गया, अब यहाँ से रेस निकलेंगी, यह गई रेस, ठीक है, ये गई रेस, चलिए बहुत बढ़िया। ये जब रेस गई तो ये बनाएंगे कुछ एंगल आई, ये भी बनाएंगे कुछ एंगल आई, क्लियर है। ये आपके पास में एयर है, इसका μ1 इक्वल टू 1 हो गया, और ये क्या है, वाटर है, और μ2 इक्वल टू क्या ले लिया, म्यू, ठीक है। अब ज़रा सोचो कि रेस जानी चाहिए थी कैसी, बिल्कुल स्ट्रेट जानी चाहिए थी। मैं दोबारा इसको लाइन से बना देता हूँ, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा, ये जानी चाहिए थी बिल्कुल स्ट्रेट, पर ये कौन सा मीडियम है, रेयरर से डेंसर में चल रहे हो, तो यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा, ये नॉर्मल के पास से गुजरेंगी, ठीक है, नॉर्मल के पास से गुजरेंगी, थोड़ा सा और पास बना लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल के पास से गुजरेंगी, तो ये रही, ये यहाँ से गुजरेंगी, रेस निकली थी यहाँ पर, जानी चाहिए थी यहाँ पर निकल गई यहाँ पर। अब आप इसको पीछे एक्सटेंड करो, ठीक है, इसको पीछे एक्सटेंड करो, तो यहाँ पर इमेज, माने अगर मछली यहाँ है, ठीक है, मछली यहाँ है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है, तो यहाँ दिखेगी, ठीक है, इतनी पीछे दिखेगी, और सारे सरफेसेस जो नापे गए हैं वो ध्यान देना इससे नापे गए, सरफेस से डिस्टेंसेस नापे गए, ठीक है, यहाँ दिखेगी, क्लियर है। तो ये आर हुआ, तो यहाँ पर आप देखो ये भी क्या होगा, आर होगा,
ठीक है, क्योंकि ये और ये लाइन ये आर बनाएगी। क्लियर है? तो ये जो डिस्टेंस यहाँ पर इमेज आया, ऑब्जेक्ट यहाँ थी, ठीक है, तो ये कितना शिफ्ट दिखेगा हमको? ये दिखेगा x, जिसको बोलेंगे नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलेंगे? नॉर्मल शिफ्ट। क्लियर है? समझ आई बात? ठीक है, तो आप इसको वही बात कि यूज़ पैरेक्सियल रेस, ठीक है, इसका मतलब एंगल आई और एंगल आर वेरी स्मॉल, इसका मतलब साइन आई लगभग 10 आई है, ठीक है, और साइन आर लगभग 10 आर है। ठीक है, अब मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, क्यों? क्योंकि अब हमको सिचुएशन समझ में तो आ गई है, पर अब इसको ढंग से बनाना है। तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ऑब्जेक्ट है, इमेज है, ऑब्जेक्ट से रेज गई थी ऐसे, ठीक है, देखिएगा, ऑब्जेक्ट से रेज गई थी ऐसे, पर मुड़ गई थी, और हमारे पास में क्या बनी? हमारे पास में कुछ ये बनी, ठीक है, ये बनी। बात समझ आ गई? ये बनी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस पी है। अब आप समझते जाओ, ये एंगल आर है, ये पूरा आई था, मैं यहाँ बना देता हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ये एंगल आर। क्लियर है? ये डिस्टेंस कितना है? ये एक्चुअल डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का, ये कितना है? एपरेंट। ठीक है, अब आपके सामने सब कुछ दे रखा है। अब आपको मालूम है कि 10i अगर मैं लिखूं, 10r लिखूं, कितना होगा? 10i क्या होगा? 10i होगा आपके पास में p/d एक्चुअल, ठीक है, और इसी तरह से 10r कितना होगा? देखो, p/d एपरेंट, p/d एपरेंट, ठीक है। ये सरफेस पे आप स्नेल्स लॉ लगा दो, सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा दो, ठीक है। तो यूज़ स्नेल्स लॉ, क्या क्या हो सकता है? स्नेल्स लॉ, तो μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 क्या है? एयर है, ठीक है, और साइन की जगह क्या लिख सकते हैं? 10 है, ठीक है। तो 10i कितना था? p/d एक्चुअल, ठीक है, ये वाला। और अब ये मीडियम में है और यहाँ पर 10r लिखा जाएगा, p/d एपरेंट। p से p कैंसिल आउट हो गया, तो आपको d एपरेंट जो मिलेगा वो कितना होगा? वो देखो आप, म्यू टाइम्स ऑफ d एक्चुअल मिलेगा, म्यू टाइम्स ऑफ d एक्चुअल मिलेगा, माने बड़ा मिलेगा पीछे, ठीक है। माने ये कितना हुआ? ये आपके पास में म्यू टाइम्स ऑफ d एक्चुअल मिल गया। और यहाँ पर शिफ्ट कितना हुआ? अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट निकालूँ, ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, x क्या है? नॉर्मल शिफ्ट। क्या है? नॉर्मल शिफ्ट। कितना होता है? d एपरेंट माइनस d एक्चुअल कितना होगा? d एपरेंट कितना आया था? म्यू टाइम्स ऑफ d एक्चुअल माइनस d एक्चुअल। तो आपने d एक्चुअल बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच रहा है? म्यू माइनस 1, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, अगर आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि बर्ड यहाँ दिख रही है, थी यहाँ, और आपके पास में जो फिश है वो इसको नोटिस जो कर रही है उसको बर्ड यहाँ नज़र आएगी, ठीक है, पर एक्चुअली बर्ड थी कहाँ? एक्चुअली बर्ड यहाँ थी, ठीक है। तो ये डायग्राम्स याद रखिएगा। इसी से रिलेटेड एक सवाल करते हैं, बड़ा छोटा सा सवाल उठाते हैं और दोनों कंडीशंस एक ही साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन लेके आते हैं। सवाल ये है कि एट व्हाट डिस्टेंस द बर्ड appear to the fish,
ठीक है, और इसी का उल्टा है, एट व्हाट डिस्टेंस द फिश अपीयर टू दी बर्ड, उल्टा हो गया। ठीक है, माने दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और दोनों की डिस्टेंसेस हमको पूछनी है कि क्या क्या दिखेगी, और डायग्राम देखो आप ध्यान से। ठीक है, सब कुछ आपके सामने है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ दे रखा है, आप देखते जाओ। ठीक है, क्या क्या इन्फॉर्मेशंस हैं देखते जाओ। ये एयर है, समझना, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, मान लेते हैं μ1 1। ये है, मान लेते हैं वाटर, वाटर के लिए दे रखा है आपके पास में 4/3 गिवन है। ठीक है, यहाँ आपके पास में ये चिड़िया है, बर्ड है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास में ये फिश है। ठीक है, अब इनकी डिस्टेंसेस दे रखी है आपको पास में, ये दे रखा है 36 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं जिससे समझने में आसानी होगी। ये 36 सेंटीमीटर ये एक्चुअल डिस्टेंस है इसकी, और इसकी भी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी है 36 सेंटीमीटर। अब आपको देखना है कि अगर बर्ड और फिश, भाई फिश अगर दिखेगी बर्ड को तो बर्ड कहाँ नज़र आएगी, ऑब्वियस सी बात है बर्ड पीछे नज़र आएगी। ठीक है, और अगर फिश देखती है या फिश, बर्ड अगर फिश को देखती है तो कहाँ नज़र आएगी, थोड़ा सा ऊपर नज़र आएगी। बहुत आसान था, यही तो हमने करना था। ठीक है, तो पहला केस देखिएगा। ठीक है, बर्ड अपीयर्स टू द फिश। ठीक है, बर्ड को फिश कहाँ नज़र आएगी, तो मैं पहला केस लेता हूँ। ठीक है, बर्ड अपीयर टू द फिश, बर्ड अपीयर टू द फिश। सोचो, दोबारा डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोबारा डायग्राम बना लो। ठीक है, जितना समझने की कोशिश कर सकते हो उतना समझो। ठीक है, उतना समझो। पहले बर्ड कहाँ थी, पहले बर्ड यहाँ थी। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था। अब बर्ड कहाँ नज़र आएगी, सोचो, बर्ड आपको पीछे नज़र आएगी। ठीक है, तो क्या हुआ था, लाइन यहाँ से गई थी। ठीक है, जानी चाहिए थी यहाँ से, मगर मुड़ गई थी कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपके पास में फ़िश बेसिकली थी कहाँ, ये रही फ़िश। ठीक है, बर्ड कहाँ है, ये रही। अब हमसे पूछा है कि ये कितना डिस्टेंस है, तो देखो 36 सेंटीमीटर तो सरफेस से फ़िश है ही, एक काम तो ये हो गया। और आपको ये कितना पीछे नज़र आ रही है, ठीक है, ये भी देख लो। ये डिस्टेंस कितना था, ये भी 36 था, ये एक्चुअल डिस्टेंस था। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सोचो, ये म्यू टाइम्स ऑफ 36 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ 36। तो आपके पास में एपरेंट डेप्थ कितना आया बताओ, म्यू इंटू एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, तो एपरेंट डेप्थ निकाल लो, कितना आ गया 4/3, और यहाँ कितना आ गया 36। तो 312, तो माने आपके पास में ये 48 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन फिश एंड इमेज ऑफ द बर्ड, इमेज ऑफ द बर्ड, बर्ड कहाँ नज़र आएगी, फिश को कितनी दूर, वो अगर निकालें तो वो आ गया आपके पास में कितना, सोचो 36 प्लस म्यू टाइम्स 36 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 36। ठीक है, और म्यू टाइम्स ऑफ 36 कितना है, ठीक है, यही तो आपके पास में 48 है। तो डी कितना आ गया 36 प्लस 48, 36 प्लस 48 सॉल्व करते हैं तो ये आ गया आपके पास में 84 सेंटीमीटर। फर्जी है, इजी है, कर लेंगे। अब इसका उल्टा है, ठीक है, ध्यान देना, उल्टा है। फिश, ये क्या था, बर्ड अपीयर्स टू द फिश। अब क्या होगा, फिश अपीयर्स टू द बर्ड। ठीक है, अब बर्ड को फिश कहाँ नजर आएगी, ठीक है, फिश अपीयर टू द बर्ड। वापस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, वापस डायग्राम बनाओ।
चीज़ें समझनी है, ठीक है, हमको चीज़ें समझनी है। आज बर्ड को फिश कहाँ नज़र आएगी वो देखो, फिश है कहाँ, एक्चुअली यहाँ है। कितना नीचे है, कितना नीचे है, ठीक है, 36 सेंटीमीटर नीचे है। ये डिस्टेंस कौन सा है, ये आपके पास में एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से रेस निकलेगी, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, ये जा रहे हो आप रेयरर मीडियम में या डेंसर में, रेयरर मीडियम में, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट यहाँ था, पर नज़र कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। ये कितना है, ये एपरेंट है, और आप जानते हो कि इस जगह एपरेंट कितना होता है, डी एक्चुअल अपॉन म्यू, ठीक है, और म्यू कितना है 4/3। बर्ड को इस समय कहाँ नज़र आएगी वो देखना है। बर्ड कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है, 36 पे उड़ रही है, ठीक है, और नज़र कहाँ आएगी, यहाँ नज़र आएगी। कितनी, ये डिस्टेंस पे 36 अपॉन म्यू पे, ठीक है, क्योंकि ये इसका एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपके पास में डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड इमेज ऑफ फिश वो कितना होगा, d' होगा। और देखो 36 + 36 बाय म्यू, यही आएगा, ठीक है। देखो 36 + 36 अपॉन 4/3, क्योंकि म्यू की वैल्यू तो इतनी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 36 + 27 जो आ गया आपके पास में कितना, 63 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कौन किसको कब नज़र आ रहा है वो आपको आइडिया लग गया, ठीक है, आपको आइडिया लग गया। तो यहाँ पर आपने क्या किया था, ध्यान समझिएगा, आपने वाटर लिया था, ठीक है। तो आपने थ्रू आउट ये जो भी आपके पास में डिस्टेंस दे रखा है, इसमें थ्रू आउट आपने एक ही मीडियम माना था, वाटर लिया था। पर अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास में ऐसी अलग अलग लेयर्स हों, ठीक है, जो आगे आपके पास में केस सी और सबसे इम्पोर्टेंट केस है, ठीक है, इफ़ देयर आर नंबर ऑफ लिक्विड लेयर ऑफ डिफरेंट डेप्थ माने उनकी डेप्थ भी अलग अलग है, तो हमको एपरेंट देन डी एपरेंट क्या होगा वो बताना है। समझिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। मेरे पास में एक फ्लास्क है, ठीक है, एक फ्लास्क है, ठीक है, ये फ्लास्क है, दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। ये एक रही बात, यहाँ पर बेस, और ये रहा आपके पास में एक और बात, ठीक है। यहाँ एक लेयर, यहाँ 2 लेयर, यहाँ पर मान लेते हैं 3 लेयर, ठीक है, 3 लेयर। चलिए दोबारा बना देते हैं, यहाँ 3 लेयर, ठीक है। सिक्का यहाँ पड़ा है, कॉइन कहाँ पड़ा है, यहाँ पड़ा है, ठीक है। इसके लिए μ1 है, इसके लिए μ2 है, इसके लिए μ3 है, इसकी डेप्थ d1 है, इसकी d2 है, इसकी d3 है। ये गिवन है, ये लिक्विड है, ठीक है, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। तो अब होगा क्या, सोचो अब होगा क्या, ध्यान से समझना। यहाँ से रेस निकलेगी, ठीक है, रेस जानी चाहिए थी ऐसे, ठीक है, पर चली जाएगी ऐसे, मान लेते हैं। तो ये कहाँ नज़र आएगा, थोड़ा सा ऊपर नज़र आएगा, ठीक है। ये पोजीशन हुई I1, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये था। मैं फिर आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। अब ये जो I1 है, अब अगर आपने इसको देखो यहाँ पर, अब μ1 में इसको जो दिखेगा वो कौन दिखेगा, ये वाला डिस्टेंस दिखेगा। माने यहाँ जो I1 होगा, ये जो इमेज होगी इसकी पहले वाले के कारण, वो दूसरे मीडियम के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो दूसरे मीडियम के लिए काय का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से रेस निकलेगी, फिर देखो क्या हुआ,
फिर यहाँ पर अब आए, तो जब यहाँ आए तो ये I2 इमेज दिखेगी। अब जो I2 इमेज दिखेगी, ठीक है, तो अब यहाँ पर एयर से कोई देख रहा होगा, ठीक है, तो उसको ये नज़र आएगा, यहाँ से रेस निकलेंगी, ठीक है, और अब क्या होगा, उसको ये I3 ये फाइनल नज़र आएगा, और ये है आपके पास में, ये है डी एपरेंट, ठीक है, सरफेस से नापी हमने तो ये क्या आ गया, डी एपरेंट। और इस डी एपरेंट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप देखो कि कॉइल की एक्चुअल डेप्थ कितनी है, D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है, और एपरेंट कितनी होगी, तो 3 बार एपरेंट आएगी, I1 I2 और I3 आई है। तो इसका मतलब यह होगा ये सब जुड़ जाती हैं, D1 अपॉन म्यू1, D2 अपॉन म्यू2 प्लस D3 अपॉन म्यू3, ये होती है इसकी, ठीक है। और बेसिकली अगर हम इन तीनों को, ठीक है, ये तीनों जो लिक्विड की लेयर्स हैं, इसको अगर हम हटा के एक इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगा दें, इक्विवेलेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाते हैं, जिसकी वैल्यू क्या हो गई, म्यू, तो उसका फॉर्मूला क्या था, डी एक्चुअल अपॉन डी एपरेंट, ठीक है, डी एक्चुअल अपॉन डी एपरेंट। तो म्यू कितना हुआ आपके पास में, डी एक्चुअल हुआ D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा एपरेंट में, D1 बाय म्यू1 प्लस D2 बाय म्यू2 D3 बाय म्यू3, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि लेट म्यू1 और म्यू2 केवल 2 ही हैं हमारे पास में मीडियम, और D1 इक्वल्स टू D2 इक्वल्स टू D है, तो आपको अगर पूछा जाए कि इसका इक्विवेलेंट म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो ये आ गया 2D, क्योंकि D1 प्लस D2 तो बराबर है, और ये आ गया D बाय म्यू1 प्लस D बाय म्यू2, तो D कट गए, तो कितना आ गया 2 म्यू1 म्यू2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2, ठीक है। इसको देख के आपको ध्यान आ रहा होगा कि कहीं पढ़ा हुआ है इसको आपने, हार्मोनिक मीन, ठीक है, ये क्या है, हार्मोनिक मीन, ठीक है। पर बात सवाल उठती है, सवाल ये उठती है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है, ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है। तो आइए इस फॉर्मूले को एक कंसेप्ट के साथ में लेके चलें, सवाल के साथ में लेके चलें, ठीक है, एक सवाल लेके चलते हैं। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट द बॉटम of the surface of a basket, ठीक है, having 2 type of liquid, 2 types of liquid, ठीक है, 2 टाइप की लिक्विड है, ठीक है। तो आपको बताना है एपरेंट डेप्थ बतानी है, ठीक है, कहाँ दिखेगा, बेसिकली कहाँ दिखेगा। तो इसको समझने के लिए क्या करो, इसको समझने के लिए ये काम करो, ठीक है, मैंने एक बॉक्स बना लिया, ठीक है, समझने के लिए, और ये एक लेयर है, तो आपको ये कंडीशन दे रखी है कि ये H2 हाइट है और ये H1 हाइट है, ठीक है, ये आपके पास में नॉर्मल दे रखा है, ठीक है, ये नॉर्मल दे रखा है, और यहाँ पर म्यू2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, ठीक है। अब आपके पास में खेल क्या है, ये आपके पास में कॉइन रखा है, कॉइन रखा है। अब आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, बड़े आराम से समझना कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। जो पहले किया वही किया, ठीक है, यहाँ से रेस गई, ठीक है, जब यहाँ से रेस गई तो ऑब्वियस सी बात है ये जानी चाहिए थी आगे, पर मुड़ जाएंगी, ठीक है, ऐसे जाएंगी। तो अगर कोई यहाँ होता, इस मीडियम में होता, ठीक है, तो उसको दिखती कहाँ, उसको ये इमेज I1 यहाँ दिखती, और इस सरफेस से स्नेल्स लॉ लगा रहे हो आप, तो डेप्थ कहाँ दिखती, ये D1 डेप्थ दिखती है आपके एपरेंट, ठीक है। और ये क्या थी उसके लिए, ये उसके लिए ये एक्चुअल डेप्थ थी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि D1 कितना होता है, D1 होता है एक्चुअल अपॉन म्यू1, समझ में आ गई बात, ठीक है।
पर यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो ये है कि यहाँ एयर तो बाहर है, एयर तो यहाँ है, यहाँ तो μ1 और μ2 है। तो हमने एक काम किया, हमने फॉर्मूला लिखा था μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल्स टू डी एक्चुअल अपॉन डी एपरेंट। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया था फ्रॉम स्नेल्स लॉ। ठीक है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ। ठीक है, वापस कर लेते हैं इस फॉर्मूले को कैलकुलेट। आइए ज़रा देख लेते हैं। ये आपके पास में आई है, ये आपके पास में आर है। ठीक है, ये आपके पास में आई है, ये आपके पास में आर है, ये डिस्टेंस पी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में फॉर्मूला आ गया था μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 साइन आर। यहीं से आ गया था फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से हमारे पास में ये फॉर्मूला बन गया था। तो μ1 अपॉन μ2, तो μ1 मालूम है, μ2 मालूम है। एक्चुअल कितना था h1, तो d1 आ गया। तो d1 कितना आया आपके पास में, d1 आ गया μ2 बाई μ1 h1। ये पहली इक्वेशन है। ठीक है, आइए कलम बदलते हैं और अब बात करते हैं इस पे कि अब आपके पास में, अब जब एयर में दिखेगा कोई, तो I1 इमेज जो होगी वो अगले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और यहाँ से रेस जाएंगी। ठीक है, और ये रेस जाएंगी और यहाँ पर रेयर मीडियम है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसे फैल जाएगा और यहाँ पर आपके पास में ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, मतलब ऑब्जर्वर होगा एयर में। तो आपको इमेज जो दिखेगी वो ये दिखेगी और इस समय जो एपरेंट दिखेगा वो D2 दिखेगा। क्लियर है? यहाँ पर अब आप स्नेल्स लॉ लगा दो। ठीक है, तो मान लेते हैं ये P' डिस्टेंस था। ठीक है, एयर में, और आप यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। यही फॉर्मूला दोबारा आएगा अब हमारे पास में। और ये फॉर्मूला दोबारा कैसे आएगा, ये फॉर्मूला देखिएगा दोबारा ऐसे आएगा कि अब आपका μ1 कहाँ आ जाएगा, वो आएगा μ2। ठीक है, और अब μ2 जो होगा वो क्या होगा, एयर। ठीक है, और इसके लिए जो एक्चुअल डेप्थ आएगी वो कितनी आएगी, देखिएगा एक्चुअल डेप्थ कितनी आएगी, देखिएगा ये है D1 डिस्टेंस और ये है H2। तो आपके लिए जो इमेज है वही तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, किसके लिए, रेयर वाले के लिए। ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर फाइनली बैठा है वो तो एयर में है, तो उसके लिए एक्चुअली ये पॉइंट है कितनी दूर, ये है H2। ये है कितना, H2 प्लस D1। ठीक है, और आपको डेप्थ आ रही है कितनी, D2। ठीक है, D1 उठा के रख सकते हैं आप। तो H2 प्लस μ2 बाई μ1 इंटू H1 अपॉन D2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो D2 कितना आ गया, H2 अपॉन μ2 प्लस म्यू कट जाएगा, μ2 अपॉन μ1, H1 अपॉन μ2 कट गया। तो D2 कितना आ गया आपके पास में, H1 अपॉन μ1, H2 अपॉन μ2। ठीक है, ये आ गया आपके पास में एपरेंट डेप्थ जो हमारे पास में फाइनली आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये D2 कितना दिखेगा, D2 दिखेगा आपके पास में H1 अपॉन μ1 प्लस H2 अपॉन μ2। ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ तो कितनी लेयर थी, 2 लेयर थी। ठीक है, कितनी लेयर थी, 2 लेयर थी। अगर ये ज़्यादा होती तो, ठीक है, ये ज़्यादा होती तो कितनी दिखती। ठीक है, हम H1 अपॉन μ1, H2 अपॉन μ2, H3 अपॉन μ3 ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, जिसकी प्रैक्टिस मैं आपको कराता रहूँगा। ठीक है, आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई होगी, अच्छे से पास में दिमाग में बैठ गई होगी। उम्मीद करते हैं आपको कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हैप्पी स्टडीज़, थैंक यू।